सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज। और जो आज का आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है गाइज, वो आपको ध्यान रखना है। आज का कौन सा सेट है? तो आज का हमारा सेट है 27। ये आपको ध्यान रखना है। आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा सेट है गाइज? तो 27 है आज का सेट। ये आपको ध्यान रखना है गाइज। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगी गाइस। तो आपको जितना शॉर्ट तरीके उतना शॉर्ट तरीके से आपको नोट बनाना है। एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवीजन करेंगे, आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी। और रिवीजन आप तभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आप खुद से शॉर्ट तरीके से चीजों को नोट करेंगे। जितना शॉर्ट तरीके से नोट करेंगे आप कम से कम टाइम में, उतना ही ज्यादा चीजों को रिवीजन भी कर पाएंगे गाइस। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट 27 को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है चिल्का झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी नैनीताल झील, या ऑप्शन डी हुसैन सागर झील। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी जो झील है ये आपकी चिल्का झील है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करें कि ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है किस राज्य में गए, तो ये आपका उड़ीसा में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है रामसर साइट किसे घोषित किया गया था गैस, तो सबसे पहले रामसर साइट जो घोषित किया गया था वो चिल्का ही झील को किया गया था गैस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि सबसे पहले जो है रामसर साइट किसे घोषित किया गया है गैस। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रामसर साइट जो घोषित किया गया था वो चिल्का झील को। और मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ गाइस आप सभी को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसे जो है रामसर साइट कब घोषित किया गया। तो सबसे पहले जो है रामसर साइट इसे घोषित तो किया गया, लेकिन सबसे पहले रामसर साइट जो है घोषित कब किया गया ये आपको बताना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे जो है रामसर साइट कब घोषित किया गया ये आपको कमेंट में बताना है। मैं सिर्फ आज इतना ही बताऊंगी कि चिल्का झील को जो है सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट की सूची में जो शामिल हुआ था सबसे पहले हुआ था चिल्का झील और केवला देव। ये दोनों में हिंट दे दी हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है और बताना है कि ये जो है कब हुआ था, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील के बारे में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी, ये तो भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में। इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत की सबसे जो है आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील जो है ये आपका चिल्का झील है। यहाँ से आपको इतना प्रश्न याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखाए होगा इस, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस सांबर झील के बारे में। सांबर झील अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो गाइस ये आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में, ठीक है। सांबर झील कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में। और ये झील भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चारों ऑप्शन ऐसा रखती हूँ जिसमें बहुत सारी चीजों को आपको क्लियर आउट कर पाऊँ, ठीक है। तो सांबर झील जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सांबर झील जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है गाइस, सांबर झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको गाइस एक प्रीवियस ईयर आपका प्रश्न था। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो है ये आपकी सांबर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो है ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। कौन सी झील का, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि अंतर्देशीय झील जो है ये कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्देशीय झील जो है ये है आपका सांबर झील, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अंतर्देशीय झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सांबर झील, जो कि कहाँ है गाइस, राजस्थान में। अब बात करते हैं हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो है आकार कैसा है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आकार जो है, इसका मतलब कि शेप अगर हम बात
बात करें इसका शेप, हुसैन सागर झील का शेप कैसा है गाइस, तो बिल्कुल दिल की तरह, हार्ट की तरह इसका शेप है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, इसका शेप किसकी तरह है गाइस, आकार जो है दिल की तरह है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी तरह है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दिल की तरह इसका आकार है। अगर बात करें कि इसका जो है गाइस, ये आपको याद रखना है कि किस राज्य में है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हुसैन सागर झील जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना है कि तेलंगाना में है, और इसी झील का आकार जो है किसकी तरह है गाइस, दिल की तरह इसका आकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नैनीताल झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनीताल झील आपको क्या याद रखना है गाइस, कि कुमाऊं की महत्वपूर्ण झीलों, 4 महत्वपूर्ण झीलों में से एक झील कौन सी है, नैनीताल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं की कितनी झील है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं की 4 महत्वपूर्ण झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कुमाऊं की कितनी झील है गाइस, कुमाऊं की 4 झीलों में से एक झील कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, नैनीताल झील है। तो ये आपको जो याद रखना है, तो कुमाऊं की कितनी झील है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कुमाऊं की है जो कि टोटल 4 झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी कौन कौन सी झील है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका जो है कौन सा झील है गाइस, तो कुमाऊं की 4 झील है। सबसे पहले आपको याद रखना है नैनीताल झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चारों झील का याद रखिएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कुमाऊं की झील नहीं है गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं की जो 4 झील है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है नैनीताल झील हो गया। दूसरा में आपको याद रखना है, दूसरा आपका कौन सा झील हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है भीमताल। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, दूसरा आपको याद रखना है भीमताल झील हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है भीमताल हो गया। अगर हम तीसरा की बात करें गाइस, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपका हो गया गाइस, तीसरा आपका कौन सा झील हो गया, सप्तम झील। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा झील हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपका सप्तम झील हो गया। और अगर चौथा की बात करें तो चौथा जगह नहीं है गाइस, तो चौथा मैं कहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम चौथा की बात करें, चौथा आपका कौन सा झील है, तो कुमाऊं की टोटल 4 झील है, जिसमें नैनीताल झील, भीम झील, नौकेशिया झील, कौन सा झील है गाइस, नौकुचिया झील। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। चौथा में आपको कौन सा झील हो जाएगा, तो चौथा जो है नैनीताल की जो है 4 झील है, जिसमें से एक झील कौन सा है गाइस, तो नौकीचिया जो है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, नौकीचिया। नौकीचिया ताल झील है, जो कि ये कुमाऊं की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिट्टी की अम्लीयता प्रकृति को डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि मिट्टी की अम्लीयता प्रकृति जो है, इसको जो है किसकी सांद्रता की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को जो है वो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी जो है अम्लीयता की जो है प्रकृति को कौन, हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे गाइस, तो हाइड्रोजन का जो उपयोग है ये कहाँ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमोनिया के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के संश्लेषण में जो किया जाता है ये हाइड्रोजन का किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमोनिया के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के संश्लेषण में जो उपयोग किया जाता है, अमोनिया के संश्लेषण में आपको याद रखना है कि इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया के संश्लेषण और आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इसको इजी मत लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे जो है कथन के में भी क्वेश्चन दे सकता है कि कथन दे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका उपयोग। नाइट्रोजन उक्त जो उर्वरक उर्वरक होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, उर्वरकों में जो है इसका निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, उर्वरकों के निर्माण में जो है याद रखना है, उर्वरकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है गाइस, हाइड्रोजन का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को जो है हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
निर्माण में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किसका, उर्वरकों के निर्माण में होता है। अगर हम बात करते हैं गाइस फास्फोरस, अगर फास्फोरस की बात करें तो इसका जो है उपयोग क्या होता है, अगर हम सबके उपयोग के बारे में बात करेंगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। फास्फोरस का जो है उपयोग कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस का जो उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये हड्डी और दांतों के निर्माण में होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हड्डी, आपको याद रखना है, हड्डी और दांतों के निर्माण में किसका उपयोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हड्डी और दांतों के निर्माण में जो उपयोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस का हड्डी और दांतों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हड्डी और दांतों के निर्माण में जो होता है इसका मुख्य, इसका उपयोग, यहाँ पे जो है आपको ये पॉइंट याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि किसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना। अगर हम बात करते हैं गाइस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उपयोग है गाइस ये कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन का होता है, ये रासायनिक जो है उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रासायनिक जो है उद्योग के लिए कौन सा ये महत्वपूर्ण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक उद्योग के लिए जो है नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक रासायनिक उद्योग के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रासायनिक उद्योग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रासायनिक उद्योग के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रासायनिक उद्योग के लिए। ये आपको नोट कर लेना है गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखाई हूँ ये सारे, इस सबको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है कि कांस्य की मूर्ति जो है वो कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल से जो है प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी बनवाली से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, या ऑप्शन डी कालीबंगा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो मिली है गाइस, ये मोहनजोदड़ो से मिली। सो गाइस सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो है दो तीन पॉइंट को है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो है याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा इसकी मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी गाइस, इसके खोजकर्ता कौन है, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है खोजकर्ता कौन है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राखल दास जो है इसके खोजकर्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो है ये राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी गाइस, तो राखल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। अगर बात करें कि इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने कब की थी गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है 1921 में हड़प्पा की थी और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की थी। ये आपको ध्यान रखना है इसकी खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1922 में खोज हुई थी। गाइस खोज वाला जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे गाइस, दूसरा पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है गाइस कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। जो चीज आपको पता होगा आप उसी चीज का नोट बनाइए, जो चीज नहीं पता है उसी चीज का नोट बनाइए, जो चीज पता है गाइस उसका नोट मत बनाइए। तो अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ जो है मोहनजोदड़ो का क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मृतकों का टीला जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि मृतकों का टीला जो है किसका शाब्दिक अर्थ है गाइस, तो मृतकों का टीला जो है ये किसका शाब्दिक अर्थ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है मोहनजोदड़ो का। अच्छा अगर बात करें काले रंग की चूड़ी जो है ये किसका शाब्दिक अर्थ है गाइस, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे अवस्थित, मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ अवस्थित है गाइस, तो इसकी अब अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो जो है ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लखराना जिले में है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जो है गाइस, आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के कौन से प्रांत में गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लखराना जिले में, पंजाब प्रांत के कौन से जिले में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी अवस्थिति के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना पॉइंट हो गया। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पे गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पे गाइस, तो
तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पे गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पे कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु नदी के तट पर जो है ये मोहनजोदड़ो है। ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नृत्य वाली मुद्रा जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, और कौन कौन सी चीज मिली थी गाइस, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें गाइस नृत्य जो है कांसे की मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली है गाइस, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बाढ़ आने का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद आपको याद रखना है कि गले हुए तांबे का ढेर भी कहाँ से मिला है गाइस, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसमें है आपको यहाँ पे सबसे मोहनजोदड़ो की जो दो सबसे बड़ी इमारत है जो कि अन्नागढ़ और स्नानागढ़, ये दोनों कहाँ से मिले गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी मोहनजोदड़ो से मिले। घोड़े के दांत के अवशेष भी कहाँ से मिले गए, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे जो है चौड़ी सड़क का प्रमाण भी कहाँ से मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। तो मैं जितना भी बोली हूँ गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन आप दोबारा सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपको बताना है कि मटकी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु की, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की, या ऑप्शन डी केरल की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मटकी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला से लिए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के। उसका सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मटकी नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है गाइस, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये महिला जो होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इस पे अपने सर पर घड़ा रखती है और इसका संतुलन बनाकर डांस करती है, जिस तरीके से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हर घड़े का संतुलन बना हुआ है, यहाँ पे जो है सर पे रखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं गाइस। तो इसका संतुलन बनाना ही होता है। तो ये जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये मध्य प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना है गाइस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के और से नृत्य, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से लोक नृत्य है गाइस, तो अगर हम मध्य प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है तीमा नृत्य। तीमा नृत्य इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन इसमें तीमा नृत्य से यही पूछता है कि तीमा नृत्य जो है ये जो मध्य प्रदेश का ये किस जनजाति के द्वारा जो है ये पूछा जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीमा नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीमा नृत्य जो है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीमा नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीमा नृत्य जो है ये एक भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की नृत्य के बारे में बात करें तो कौन कौन सा नृत्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जवारा, जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जवारा जो है ये मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का और कौन सा है गाइस, तो घूमर, घूमर जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि घूमर जो है ये भी मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस और कौन सा है, तो फगुआ, फगुआ जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फगुआ जो है ये मध्य प्रदेश का। फगुआ में क्या है, ये होली के जो है, होली में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि होली की जो गीत है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फगुआ जो है लोक नृत्य है ये होली में जो है गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, होली की गीत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस केरल, केरल में कौन कौन सा है गाइस, तो अगर हम केरल की बात करें गाइस तो केरल में सबसे पहले जो है आपको याद रखना है केरल का कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है थेयम। थेयम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थेयम जो है ये केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर थेयम की जगह पे आपसे थेपेतम पूछ ले कि थेपेतम किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है गाइस, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं थेयम और थेपेतम में। तो गाइस याद रखिएगा कि थेयम जो है ये केरल का है। उसके बाद आपको याद रखना है कुडियाट्टम, कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुडियाट्टम जो है गाइस ये आपको याद रखना है ये कहाँ का है, तो ये भी आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अंटूथलाल, अंटूथलाल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी आपके केरल का है। अंटूथलाल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है थुलाल, ये जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है थुलाल जो है ये आपके केरल का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पांडवानी, पांडवानी लोक नृत्य जो है ये कहाँ के गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का, और पांडवानी से संबंधित कौन सी प्रसिद्ध व्यक्ति है गाइस, तो तीजन बाई का
संबंध जो है guys, ये आपको याद रखना है पांडवानी से। उसके बाद आपको याद रखना है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है? तो गाइस आपको याद रखना है ये जो है ये आपके छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा नृत्य गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी छत्तीसगढ़ का है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन कौन सा नृत्य है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो मैंने बोला था कि थेपेत्तम। थेपेत्तम जो है ये किस राज्य का, तो थेयम और थेपेत्तम में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि थेपेत्तम जो है, थेपेत्तम कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये जो है ये तमिलनाडु का है, और थेयम जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपके जो है याद रखिएगा ये केरल का है। उसके बाद आपको याद रखना है पुलिकली। पुलिकली जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये जो है ये भी तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कवड़ी अट्टम। कवड़ी अट्टम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कवड़ी अट्टम जो है ये तमिलनाडु का है। कवड़ी अट्टम जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कवड़ी अट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला से ले गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कवड़ी अट्टम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कवड़ी अट्टम जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अंतर सुलाल याद रखना है, कवड़ी अट्टम याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं और कौन सा नृत्य है गाइस, कुम्मी। कुम्मी जो है ये कहाँ का है गाइस, तो कवड़ी अट्टम हो गया, उसका आपको याद रखना है कुम्मी। कुम्मी जो है ये भी तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो आपको बताना है कि कुतुब मीनार का नाम जो है ये किस सूफी संत के नाम पे रखा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैयद वहीद अशरफ, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन डी साबिर कलियारी। तो गाइस बहुत लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसी पे जो है इन्होंने कुतुब मीनार रखा था, जो कि ये बहुत ज्यादा रॉन्ग है। इसीलिए एग्जामिनर जो है ये प्रश्न पूछता है, ये गलत है गाइस। आपको क्या याद रखना है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कुतुब मीनार नाम पड़ा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक सूफी संत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कुतुब मीनार के निर्माण का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुतुब मीनार के निर्माण की अगर बात करें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले शासक थे, जो कि आपका गुलाम वंश आया था गाइस, ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन अपने नाम पे इन्होंने अपना नाम नहीं रखा था गाइस। इन्होंने किसके नाम पे रखा था, ये जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम रखा था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब स्टार्ट करवाया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है 1192 में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि इनका निर्माण जो है पूर्ण कब हुआ था, तो निर्माण अगर पूर्ण की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय, ये आपको पता होगा गाइस। तो ये जो है अधूरा रह गया था, यानी कि 2 मंजिल तक सिर्फ तैयार हुआ था। उसका जो है इसका निर्माण जो पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण पूर्ण किसने किया था गाइस, इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है पूर्ण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये दामाद था इल्तुतमिश, ये भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण जो है पूर्ण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका निर्माण जो है इन्होंने पूर्ण कब करवाया था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1220 में, ये आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने जो है 3 मंजिल पूरा किया था 1220 में, ये आपको ध्यान रखना है। कितने मंजिल पूरा किया था गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुब मीनार का गाइस, तो ये आपको याद रखना है 3 मंजिल। उसके बाद गैस फिर बिजली गिरने की वजह से जो है इसका 1 मंजिल और ये हो गया था। तो उसके बाद जो इसका निर्माण किसने कराया था गैस, तो 1369 में गैस इसका निर्माण किया था गैस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि उसके बाद इन्होंने 1 मंजिल और जोड़ा था गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो है अब तक कितना मंजिल है गैस, तो आपको याद रखना है कि टोटल जो है ये 5 मंजिल है। अगर आप कुतुब मीनार का पिक्चर में गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 1 मंजिल, ये हो गया आपका 2 मंजिल, ये हो गया 3, हो गया ये हो गया 4, और ये हो गया ऊपर वाला 5। टोटल 5 मंजिल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें कि कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुतुब मीनार को जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है कि कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो घोषित किया गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है
1993 में, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा 1900, ये आपको याद रखना है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल, ये भी आपको ध्यान रखना, कब घोषित किया गया गाइस? तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में से शामिल किया गया है 1993 में, ठीक है। धरोहर स्थल में शामिल किया गया गाइस कब? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 1993। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कुतुब मीनार का याद रखिएगा। 1993 में जो है ये हुआ था कुतुब मीनार, और 1983 में ताजमहल, जो कि आगरा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है कि राज्यपाल के जो है सभी कार्यकारी शक्तियों का जो है संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 157, ऑप्शन बी अनुच्छेद 150, ऑप्शन सी अनुच्छेद 156 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियां जो ये किसमें गए? ये अनुच्छेद 154 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं वो किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति के लिए योग्यताएं जो है ये किसमें गए? ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 157 में गए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको यहाँ पे लिखना है कि राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति के लिए योग्यताएं, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है गाइस? अनुच्छेद से रिलेटेड आपको सारा याद रखना पड़ेगा गाइस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो नियुक्ति से जो संबंधित जो है नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं वो गाइस आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति के लिए योग्यताएं जो है ये किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है अनुच्छेद 157 में। और अनुच्छेद 154 आपसे क्या कहता है कि राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियां जो है ये किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो है 154 में। उसके बाद बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों का जो है आपको याद रखना है, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको नोट करना है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है संघ और राज्यों का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसका? संघ और राज्यों का जो है लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें है गए? तो ये आपको ध्यान रखना है लेखाओं का प्रारूप जो है गए ये आपको ध्यान रखना है, ये किसमें है? अनुच्छेद 150 में, ठीक है, लेखाओं का प्रारूप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में जो है ये क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 156 में कहा गया है राज्यपाल का जो है कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है गाइस? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल के कार्यकाल से जो संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा अनुच्छेद है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 154 है, ये आपको अनुच्छेद 156 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम स्थल है। तो आपको बताना है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम स्थल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग या ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलकनंदा और भगीरथियों का जो संगम है वो कौन सा है? देवप्रयाग है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर राज्य याद रखना है सबको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है उत्तराखंड, ठीक है। ये कौन सा राज्य में है? ये आपको ध्यान रखना है, राज्य आपको कौन सा याद रखना है? उत्तराखंड राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि देवप्रयाग से अलकनंदा तक जो है इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस? तो देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपको क्वेश्चन अगर ये पूछता है तो ये आपको याद रखना है कि देवप्रयाग तक, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है गाइस? यहाँ पे आपको याद रखना है कि देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है गाइस? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करिए। आपको याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि अलकनंदा की जो लंबाई है गाइस, देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो गाइस याद रखिएगा अलकनंदा की लंबाई जो है वो 195 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अलकनंदा की लंबाई कितनी है गाइस? तो 195 किलोमीटर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये क्या है गाइस? तो रुद्रप्रयाग जो है ये आपको ध्यान रखना है
अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संबंध है ये कौन किससे है गाइस, इसका संगम स्थल कौन है गाइस, तो रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग का जो है ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि अलकनंदा और जो है मंदाकिनी का संगम स्थल जो है ये क्या है गाइस, तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का जो संगम स्थल है ये है रुद्रप्रयाग। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछता ही है गाइस। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और गाइस भगीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग। अब बात करते हैं गाइस कि रुद्रप्रयाग तक जो है ये मंदाकिनी का लंबाई कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग तक जो है वो मंदाकिनी की लंबाई जो है ये कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई जो है ये 72 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग तक जो है मंदाकिनी की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मंदाकिनी की जो लंबाई है ये 72 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितना किलोमीटर है गाइस, तो ये है 72 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो है संगम क्या है गाइस, रुद्रप्रयाग है। विष्णुप्रयाग जो है ये किसका संगम है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विष्णुप्रयाग जो है गाइस ये धौली गंगा और अलकनंदा जो है ये आपको ध्यान रखना है। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है विष्णुप्रयाग होता है। तो धौली गंगा और मंदाकिनी अलकनंदा का जो संगम है वो क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है विष्णुप्रयाग। ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा का जो है संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो है ये किसका संगम है गैस, तो कर्ण प्रयाग जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है पिंडर नदी जो है अलकनंदा से मिलती है, जहाँ वो क्या कहलाती है, तो पिंडर नदी जो है गैस ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा से मिलेगी, वो क्या कहलाएगा गैस, तो ये आपको याद रखना है, ये कहलाएगा कर्ण प्रयाग। तो पिंडर नदी और प्लस अलकनंदा जहाँ पे मिलेगी वो क्या कहलाएगा गैस, तो ये आपको याद रखना है पिंडर नदी और अलकनंदा मिलेगी गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कर्ण प्रयाग कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपके ऑप्शन है लाहौर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी ढाका। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ढाका में हुई थी। अगर हम बात करें कि इसकी जो है स्थापना ढाका में हुई थी ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1906 में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संस्थापक कौन है गाइस, आपको अगर संस्थापक पूछ दे गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, संस्थापक कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो संस्थापक थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो संस्थापक है वो कौन थे गाइस, तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके संस्थापक है। और भी है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें और कई नाम जुड़े हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोहम्मद अली जिन्ना, आपको जो है ऑप्शन में देता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ख्वाजा जो है सलीमुल्लाह खां जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इनके ये थे संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो है पहला अधिवेशन, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है पहला अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अधिवेशन हुआ था ये आपको याद रखना है कहाँ हुआ था गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, कराची में। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था गाइस, ये आपको इसका पहला अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, कराची में हुआ था। उसका अगर बात करें ये कब हुआ था गाइस, इसका पहला अधिवेशन तो 1907 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था गाइस, 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से सेब में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, तो आपको बताना है कि सेब में कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन है मौलिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अम्ल जो है ये किस में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेब में जो है ये कौन सा अम्ल होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अम्ल होता है। अगर बात करें मौलिक अम्ल जो है और किस में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है
सबसे पहले आपको याद रखना है सेब, जिसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है गाइस। जरूरी नहीं आपसे सेब ही पूछे, आपको याद रखना और किसमें मौलिक अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है केला। केला में कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केला में जो है इसमें भी मौलिक अम्ल होता है। उसके बाद अगर बात करें जामुन, जामुन में कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जामुन में जो है मौलिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कौन सा अम्ल गाइस, ब्रोकली, ब्रोकली में जो है ये कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रोकली में जो है मौलिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कौन सा अम्ल होता है गाइस, ब्रोकली के बाद आपको याद रखना है इस सभी में जो है ये कितना होता है गाइस, ये आपको याद रखना है इसमें जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप याद रख लीजिए नाशपाती, नाशपाती में भी गाइस कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है कि इसमें टमाटर, टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है पत्तेदार हरी सब्जी में भी होता है, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पत्तेदार जो है, पत्तेदार हरी सब्जी जो होगी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, जब पत्तेदार हरी सब्जी जो होगी इसमें कौन सा होगा गाइस, तो पत्तेदार हरी सब्जी होगी। जैसे आप पालक ले लीजिए गाइस, पालक में कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है ये किसमें होता है गाइस, डेयरी उत्पाद, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेयरी उत्पाद में जो होता है ये आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये डेयरी उत्पाद में जो होता है ये होता है लैक्टिक अम्ल। डेयरी उत्पादों में अगर बात करें गाइस कि कौन-कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है डेयरी उत्पादों की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा दूध, दूध में कौन सा अम्ल होता है गाइस, लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं दही, दही में कौन सा अम्ल होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है पनीर, पनीर में कौन सा अम्ल होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पनीर में भी आपका लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस और कौन सा हो गया गाइस, दूध, दही, पनीर। उसके बाद आपको याद रखना है मक्खन, मक्खन में भी कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि मक्खन में भी होता है गाइस, ये आपको याद रखना है कौन सा अम्ल होता है, तो मक्खन में भी होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो स्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो गाइस आपको याद रखना है नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस संतरा हो गया, नींबू हो गया, जो भी मतलब खट्टे फल जैसे होते हैं ना गाइस, आप इमली ले लीजिए, इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। लेकिन अधिकतर जिसमें जो खट्टे फल होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज्यादा खट्टा नहीं बट जो खट्टे टाइप में होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है उसमें स्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे मौसम्मी ले लीजिए, मौसम्मी में भी कौन सा अम्ल होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है मौसम्मी में भी जो होता है ये आपको ध्यान रखना है ये होगा गाइस स्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो आपको बताना है कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकाना स्टेडियम, ऑप्शन बी सरदार पटेल स्टेडियम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम, या ऑप्शन डी गांधी स्टेडियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा स्टेडियम रखा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस कि इस स्टेडियम की जो है इसका निर्माण कब हुआ था गाइस, सबसे पहले हम इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो सरदार पटेल का जो इसका जो है स्टेडियम का निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1983 में जो है इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1983 में जो है इसका निर्माण हुआ था। अगर बात करें इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कब रखा गया, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इस, तो ये आपको याद रखना है 2021 में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब बदला था गया था, तो 2021 में नाम बदलकर कौन सा रखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 में नाम बदलकर जो रखा गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किस में रखा गया था, तो नाम बदलकर जो रखा गया था वो सरदार पटेल स्टेडियम जो है 2021 में नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया। हटा करके सरदार पटेल स्टेडियम हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपका जो है ये गांधी स्टेडियम, गांधी स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है गांधी स्टेडियम जो है ये आपका जो है पंजाब में है। ये अगर हम बात करें गांधी स्टेडियम कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये पंजाब में, पंजाब के कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको याद रख लेना है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में आपका कौन सा स्टेडियम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंजाब के अमृतसर में आपका जो है कौन सा स्टेडियम है, गांधी स्टेडियम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इकाना स्टेडियम जो है
इसका नाम बदलकर क्या रखा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया गाइस, अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा रखा गया गाइस, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया। नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया गाइस, इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा नाम रखा गया, तो ये आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका नाम रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका नाम रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका नाम रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है गाइस ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज ये जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है आपका सेट कितना था गाइज, आपका जो सेट 27 था वो समाप्त होता है गाइज। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है मैं कोशिश, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन आपका क्लियर करूँ, और यही चीज आपको रिलेट कर रहा है, तो अगर एक क्वेश्चन से जब बहुत सारी चीजें रिलेट करती है ना, तो हमारा जो है बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँ उसका सिर्फ ऑप्शन बताऊंगी गाइज, तो वो उतना सही नहीं होगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन का रिलेट करके अगर आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो प्लीज गाइज अगर आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए या फिर मैं ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आती हूँ गाइज, अगर आपको अगर और कोई भी मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आप से ये 10 क्वेश्चन में आपको कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।